एवरीवन। तो कैसे हो तुम लोग? आई होप अच्छे होगे, तुम लोगों की एग्जाम्स की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम क्या टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं? तो आज हमारे टॉपिक का नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस किसके? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, आज इस वीडियो में जैसे कि मैं 9-10 क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी। ठीक है, वो उन क्वेश्चंस के टाइप, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जितने टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, चाहे वो 1 मार्क में पूछे, चाहे वो 3 मार्क में या तो 5 मार्क्स में, जिस भी टाइप में वो पूछे जाते हैं ना क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी ताकि तुम लोग क्या करो, अगर उस टाइप का तुम्हें क्वेश्चन समझ आ जाए तो तुम लोग को क्या करना है, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कोई भी सैंपल पेपर जो भी तुम्हें अच्छा लगे वो सैंपल पेपर लो, उससे उस टाइप के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, लास्ट टाइम में तुम लोग की प्रिपरेशन क्या हो जाएगी और थोड़ी बेटर और इनहैंस हो जाएगी। ठीक है, तो फिर लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। अब हम क्या स्टार्ट करने वाले, सबसे पहला वाला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछता है हमसे कि प्राइमरी वैलेंसी क्या है बाइनरी कंपाउंड की, और वो बाइनरी कंपाउंड हमें कौन कौन से दे रखे? CrCl3, COCl2 एंड PdCl2। तो एक बात सुनो, जब हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ना, तो हम छोटी छोटी बातों को बोलेंगे, समझेंगे। क्यों? उससे क्या होगा, तुम लोग का जो भी वो पॉइंट है ना वो क्लियर हो जाएगा, और तुम लोगों को जो भी चीजें तुम लोगों ने पढ़ रखी है वो क्या हो जाएगी, फिर से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तुम लोगों ने क्या पढ़ा था कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोई भी जो मेटल होता है, जो भी मेटल एटम या मेटल आयन है, वो 2 वैलेंसी शो करता है। वन इज प्राइमरी वैलेंसी एंड द अदर इज सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, तो देखो प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है? प्राइमरी वैलेंसी इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल एटम। इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी वैलेंसी ना भाई। आई होप इतना तुम लोगों को पता होगा। और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है? कोऑर्डिनेशन नंबर। जो भी मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में, वो उसका सेकेंडरी वैलेंसी बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें CrCl3 का प्राइमरी वैलेंसी निकालना है, तो यहाँ पे इस Cr जो हमारा क्या है, सेंट्रल मेटल का काम कर रहा है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे? क्लोरीन क्या है? इट इज अ हैलोजन, और हैलोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? -1। -1 इंटू 3 कितना हो जाएगा? -3। तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो इसका प्राइमरी वैलेंसी कितना आ रहा है? +3। ऐसे ही COCl2 का कितना आ जाएगा? COCl2 में इसका आ जाएगा +2, और PdCl2 में पैलेडियम का कितना आएगा? इसका भी कितना आएगा? +2। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटा सा 1 मार्क में पूछा जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बच्चों को नहीं आता है, उनसे सॉल्व नहीं होता है। तो क्वेश्चन क्या कहता है? व्हेन 1 मोल ऑफ CrCl3.6H2O, जो भी फॉर्मूला दे रखा है ना उसे बहुत ध्यान से सुनो और समझो, इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ AgNO3, then 3 moles of AgCl are obtained। तो फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा? हमसे पूछा क्या है कि बताओ कि कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा। तो देखो दिया क्या क्या है, पहले वो सुन लो तो तुम्हें बहुत इजीली ये चीज समझ आ जाएगी। CrCl3.6H2O ये ले रखा है, और बोला क्या है कि इसका 1 मोल ले रखा है, और इसको किसके साथ ट्रीट किया है? एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ ट्रीट कर रखा है। ठीक है, जिसने मेरी वीडियो देख रखी होगी पुरानी, उसको तो ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं भी देखा है, नहीं भी पता है, तो भी अभी से भी समझ जाओगे। जब हम इसको एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो तुम्हें पता होना चाहिए कि AgNO3 इज अ PPT, दैट इज प्रेसिपिटेटिंग एजेंट, है ना। इसके साथ हमने ट्रीट किया। फिर क्या बोल रहे हैं? 3 मोल्स ऑफ AgCl इज ऑब्टेन। यहाँ से हमें क्या मिल रहा है? 3 मोल ऑफ AgCl मिल रहा है। तो यहाँ पे 3 मोल ऑफ AgCl मिल रहा है। अब हम समझेंगे कि यहाँ कहना क्या चाह रहा है फॉर्मूला, मतलब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक, देखो यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है ना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और बात क्या इंपॉर्टेंट है वो हमें समझना है। देखो AgNO3 एक प्रेसिपिटेटिंग एजेंट होता है। ठीक है, AgNO3 में Ag+ और NO3- अलग अलग होते हैं। ठीक, अब देखो AgCl हमें कब मिलेगा? जब यहाँ पे Ag+ से क्या हुआ होगा, जब Cl- कंबाइन करेगा तभी तो हमें क्या मिलता है? AgCl मिलेगा ना। क्वेश्चन में ही दे रखा है ना कि हमें AgCl ऑब्टेन हो रहा है, तो AgCl बेटा कब ऑब्टेन होगा? जब इस AgNO3 के Ag+ के साथ इस फॉर्मूले में से जो भी Cl है वो निकल के इसके साथ कंबाइन किया होगा, तभी तो AgCl मिलेगा। बोलो बैल बच्चों, तभी तो मिलने वाला है, ऐसे थोड़ा ना मिलेगा।
तो देखो हमने चलो समझ लिया, इसका मतलब इस फॉर्मूले में से Cl निकला होगा, इस Ag के साथ कंबाइन किया होगा, तभी हमें AgCl मिल रहा है। ठीक, अब हमें क्वेश्चन में ध्यान देना है कि यहाँ पे 3 मोल बोला है, ठीक है, 3 मोल ऑफ AgCl मिल रहा है। तो 3 मोल ऑफ AgCl मिलने का ये मतलब है कि पक्का यहाँ पे 3 Cl माइनस, यहाँ के 3 Cl माइनस होंगे जो किसके साथ कंबाइन कर रहे होंगे, एक्सेस ऑफ AgNO3 में से 3 Ag प्लस के साथ कंबाइन करके क्या दे रहे हैं, 3 मोल ऑफ AgCl दे रहे होंगे। ठीक है, तो इतनी बात समझ आई। तो इसका मतलब इस पूरे फॉर्मूले में से हमें पूरे के पूरे ये 3 Cl माइनस बाहर निकाल देने हैं। क्यों? क्योंकि भैया वो जो भी, क्योंकि बेटा जो ये 3 Cl माइनस, ये जो 3 Cl है ये बाहर निकले होंगे, आयनाइजेबल होंगे, तभी तो वो Ag प्लस के साथ कंबाइन करके AgCl दे रहे हैं। अगर वो नॉन आयनाइजेबल पार्ट में इन्वॉल्व होगा या नॉन आयनाइजेबल पार्ट या स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा तो भाई वो Ag प्लस के साथ कंबाइन ही नहीं करता, क्योंकि जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितना भी माल मटेरियल होता है ना, और वो माल मटेरियल क्या होता है बताओ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल और लीगेंड होता है वो माल मटेरियल जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है, और जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर प्रेजेंट होता है ना, कुछ भी मान लो मैंने ए लिखा है, ये जो बाहर प्रेजेंट होता है ना, ये पार्ट क्या होता है, आयनाइजेबल पार्ट होता है, ये बाहर निकल जाता है, ये एक्वस सॉल्यूशन में आयनाइज होता है। तो इसका मतलब तुम्हें इतना समझ आ गया कि ये तीनों Cl तुम्हें इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखना है, जो भी तुम फॉर्मूला बनाने जा रहे हो। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हम स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं, उसमें हमें दिख रहा है जो अकेला प्रेजेंट होता है वो कौन होता है, मेटल, तो क्रोमियम लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे जो H2 है ना, ये लिगेंड का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये लिगेंड हो गया, कितना लिगेंड है लिख दो, H2O6। ठीक, अब हमें पता चल चुका है कि ये तो बाहर लिखना हमें, तो हमने क्या कर दिया, Cl3। ठीक है, तो हमने इसे ऐसे लिख दिया। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन है कि इस क्वेश्चन का ये जो पूरा थ्योरी पोर्शन लिखा होता है इसका फॉर्मूला ये बनेगा। और ये याद रख लो, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भले ही छोटा पैकेट है लेकिन ये बड़ा धमाका करता है, ये बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आता ही है। ठीक है, तो आई होप तुम लोगों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकेंड समझ आया होगा। ठीक है, तो तुम लोग को कॉपी करना है तो कॉपी कर लो। अब हम क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th पे जाएंगे। देखो 3rd और 4th करने के लिए सबसे पहला हमारा काम क्या बनता है, इसको हटा देने का, तो हम इसे हटा देते हैं। देखो हम लोग तो ऑनलाइन के टीचर है ना, तो तुम तो हमें कभी भी पॉज कर सकते हो, जो भी चीज तुम्हें लिखनी है फटाक से, तुम्हारा काम क्या है, वीडियो को पॉज करो, चीज को लिखो, समझो और उसके बाद क्या है आगे बढ़ा दो, है ना। क्योंकि ऑफलाइन टीचर्स अपने मर्जी के होते हैं, हमें जब बोलना होगा जो चीज हम बोलेंगे, रुकना होगा रुकेंगे, लेकिन ऑनलाइन टीचर्स का क्या है, सब कुछ तुम्हारे हाथ पे है, स्क्रीन को पॉज करो, हम रुक गए, प्ले करो, हम चलने लग जाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3rd करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3rd क्या पूछता है, 3rd तो बहुत ही इजी है, इधर ही हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। ठीक है, ऑफ कोबाल्ट उस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में। क्वेश्चन नंबर 3rd है COEN2Cl2 और एक Cl बाहर है, इसमें हमें क्या करना है, कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। ये बहुत ही इजी है, क्वेश्चन तुमसे ऐसे भी पूछा जा सकता था कि इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में बताओ कि कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, तो सेकेंडरी वैलेंसी कहो चाहे कोऑर्डिनेशन नंबर कहो, द बात इज सेम। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। तो यहाँ पे ना ये ऑप्शंस वाले क्वेश्चन होते हैं, तो ऑप्शन में 4 लिखा है, 6 लिखा होगा, और भी एक का दुक्का ऑप्शन ले लो कोई भी, वो ऑप्शंस दिए रहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो क्या करेंगे ना, एक्साइटमेंट में यहाँ पे लिख देंगे कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, लेकिन ये बेटा गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। रीजन क्या है कि EN क्या होता है, इट इज अ बाइडेंटेट लिगेंड, तो EN यहाँ पे क्या है, इट इज अ बाइडेंटेट, तो 4 तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसी की वजह से हो गया और 2 इसके वजह से, और Cl यहाँ पे क्या है, ये यूनिडेंटेट लिगेंड है, तो यहाँ पे ओवरऑल जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 होगा ना कि 4। ठीक है, इसी वजह से ये क्वेश्चन को मैंने एक बार सोचा कि डिस्कस कर देती हूँ। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन नंबर 4th पे पहुंचना है, जिसमें हमें क्या करना है, 4th का IUPAC नेम लिखना है। कॉम्प्लेक्स हमें दे रखा है PT
NH3 2Cl NO2 है ना। तो देखो इस कॉम्प्लेक्स में तुम्हें सबसे पहले क्या देखना है, हमें देखना है कि यहाँ पे ये तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो सबसे पहले हम किसको नेम करते हैं, सबसे पहले हम लिगेंड लिखते हैं, फिर सेंट्रल मेटल लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लिगेंड लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, मेटल लिखेंगे और विदाउट स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, और उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं, किसमें, स्क्वायर ब्रैकेट में, और वो भी रोमन नंबर में लिखना चाहिए तुम्हें। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले पहचानना होगा, ये हमारा क्या हो गया, सेंट्रल मेटल हो गया, और ये तीन हमारे क्या हो गए, लिगेंड हो गए। ठीक, अब तुम्हें पता है कि जब लिगेंड दो दो या तीन, दो से ज्यादा आ जाए तो तुम्हें हमेशा क्या करना होगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। ठीक है, तो अगर तुम्हें नहीं पता तो इस पर्टिकुलर NH3 को तुम लोग क्या बोलोगे, अमाइन लिखोगे, अमाइन। Cl है, क्योंकि Cl यहाँ पे एज अ लिगेंड बिहेव कर रहा है, तो यहाँ पे ये कैसा लिगेंड है, Cl माइनस इज अ नेगेटिव लिगेंड ना, इट इज अ एनाइनिक लिगेंड। तो यहाँ पे तुम टर्म यूज करोगे क्लोराइडो, ना कि क्लोराइड। ठीक है, ये सारी बातें मैंने अपनी वीडियो में डिस्कस कर रखा है। अगर तुम लोगों को कोई भी, चाहे वो IUPAC वाला हो, चाहे वो वर्नर्स के थ्योरी समझनी हो, चाहे VBT, तीनों चीजों को मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर तुम लोग इस वीडियो के साथ उस वीडियो को भी देख लेते हो तो तुम्हारा जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्लोराइडो लिखेंगे, फिर NO2 क्या है, NO2 को क्या लिखोगे, नाइट्राइटो, नाइट्राइटो लिखेंगे और N। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पे डोनर एटम है। ठीक, तो हमने सारे लिगेंड्स के लिख लिए नाम, अब तो हमें इसका नाम लिखने में बहुत आसानी होगी। क्या करोगे, सबसे पहले किसको लिखोगे, A, अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखना है ना, फिर C और फिर क्या होगा, N। तो यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा बताओ, नाम होगा यहाँ पे डाई अमाइन, क्या हो जाएगा, क्लोराइडो नाइट्राइटो N प्लैटिनम, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, तो मैं इसका नाम लिख दूं, यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा, डाई अमाइन क्लोराइडो, क्लोराइडो, फिर क्या हो जाएगा, नाइट्राइटो N, फिर क्या लिखोगे, प्लैटिनम, सेंट्रल मेटल का नाम और उसके साथ उसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये हो गया इस छोटे से कंपाउंड का बड़ा सा नाम। ठीक है, तो आई होप समझ आ गया होगा तुम लोगों को। अब हम इस वाले को देखेंगे, मैं इस वाले को डायरेक्ट बता देती हूँ, तुम लोग लिख लेना। यहाँ पे भी क्या है, ये एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, सबसे पहले लिगेंड लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, मेटल लिखोगे। तो लिगेंड यहाँ पे क्या है, अमाइन है और क्लोराइडो है, तो क्या लिखोगे, डाई अमाइन डाइक्लोराइडो प्लैटिनम, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट की ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, सेंट्रल मेटल का 2। तो नाम क्या हो जाएगा, डाइअमाइन डाइक्लोराइडो प्लैटिनम 2। ठीक है, तो लिख लेना खुद से, बहुत इजी होता है, कोई इसमें ऐसा कोई मत्था पच्ची या झंझट नहीं है। तो आई होप तुम लोगों को ये चारों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो देखो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्या बोला है कि क्यों डिफरेंट कलर्स ऑब्जर्व होते हैं ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए जब लिगेंड सेम होगा और मेटल सेम होगा। ठीक है, अब कुछ बच्चों को अगर कंफ्यूजन है तो मैं बता दूं कि ऑक्टाहेड्रल वो होता है कॉम्प्लेक्स जहाँ पे 6 लिगेंड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने अच्छे से समझा रखी है। और टेट्राहेड्रल वो होते हैं जहाँ पे 4 लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इनका अरेंजमेंट भी डिफरेंट होता है। सब कुछ मैंने कहानी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है। ठीक है, अब मैं तुम लोग को यही क्वेश्चन एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी, जैसे कि FeCl4 माइनस है। ठीक है, इसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी देखा गया था 5200 सेंटीमीटर इनवर्स, कुछ ऐसा आया था। और इसी का जब हम ले रहे थे इसका एक दूसरा कॉम्प्लेक्स अगर ले FeCl6 3 माइनस, तो इसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी आ रही थी 11600 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, अभी मैं इस क्वेश्चन को इस कंसेप्ट के थ्रू समझाऊंगी कि यहाँ पे पूछा क्या गया है। यहाँ पे क्या बोला है कि जैसे कि अगर हम इस क्वेश्चन पे ध्यान दें तो यहाँ पे मेटल क्या है, सेम है, लिगेंड क्या है, सेम है, बस नंबर क्या डिफरेंट हो चेंज है, यहाँ पे नंबर ऑफ लिगेंड्स चेंज है। ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि टेट्राहेड्रल में उसी
टेट्राहेड्रल के केस में जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी आ रही है वो कितनी आ रही है 5200 समथिंग, और ऑक्टाहेड्रल में इसी कॉम्प्लेक्स का कितना आ रहा है 11600। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछा गया है कि क्यों जब मेटल और लिगेंड सब कुछ सेम होता है तो क्यों ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखाए जाते हैं, ठीक है, दिखते हैं हमें। तो देखो यहाँ पे अभी मुझे ये नहीं पता कि इन दोनों के कलर्स क्या होंगे, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को इस कंसेप्ट के थ्रू समझा रही हूँ, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया है। ठीक है, अब मैं इस चीज को समझाने के लिए एक और चीज यहाँ पे लिख रही हूँ, वो क्या है, डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या होता है 4/9 ऑफ डेल्टा नॉट। ठीक है, इस फॉर्मूले को अगर देखो और अगर तुम इस चीज को भी देखोगे तो तुम्हें समझ आ रहा है कि जो टेट्राहेड्रल की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है ना, वो अगर हम कंपेयर करें ऑक्टाहेड्रल की कंपैरिजन तो वो नियरली क्या होती है, हाफ होती है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है ये भी समझो। ऑक्टाहेड्रल का अगर हम केस समझे तो ऑक्टाहेड्रल में कितने लिगेंड्स होते हैं, 6 लिगेंड्स होते हैं। ठीक है, और टेट्राहेड्रल में कितने लिगेंड्स होते हैं, इसमें सिर्फ 4 ही लिगेंड्स होते हैं। तो खुद सोचो जितना ज्यादा लिगेंड होगा उतना ज्यादा क्या होगा, मेटल और लिगेंड का इंटरेक्शन होगा, और जितना ज्यादा मेटल और लिगेंड का इंटरेक्शन होता है मैंने बताया था उतना ही क्या होगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगी, मतलब डेल्टा नॉट की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, ये चीज है जो मुझे तुम लोग को समझानी थी, और यही चीज तुम लोग को इस क्वेश्चन के थ्रू भी समझ आ रहा है, जो बात ये फॉर्मूला कहना चाह रही है। ठीक है, तो ये चीज मैंने समझा दी। अब तुम्हें ये समझना है कि क्यों डिफरेंट कलर ऑब्जर्व होता है। ठीक है, तो तुम्हें उसके लिए एक और बात ये समझना पड़ेगा कि जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है, चाहे वो ऑक्टाहेड्रल का हो चाहे वो टेट्राहेड्रल का हो, ठीक है, वो हमेशा क्या होता है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, वो क्या होगा, इट इज इनवर्सली टू प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब। हमें ये जनरल बात क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक, तभी हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब अगर हम ऑक्टाहेड्रल का केस देखें तो ऑक्टाहेड्रल में क्योंकि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होती है तो वो क्या करेगा, वेवलेंथ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है तो वो कम वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो उसका वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब क्या होगा, कम होगा। वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब जो करेगा वो कम वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करेगा, कम वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करेगा, है ना। और अगर हम टेट्राहेड्रल की बात करें तो टेट्राहेड्रल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, लेकिन हमें पता है टेट्राहेड्रल की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होती है, वो कम होती है, तो वो ज्यादा वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। समझ आ रहा है, तो इसका मतलब है कि खुद सोचो, अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी अलग है तो वो क्या कर रहा है, इसी वजह से तो वो डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, और जब डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो डेफिनेटली बताओ बैल बच्चों क्या होगा, डिफरेंट कलर ही तो एब्जॉर्ब होगा, और डिफरेंट कलर ही तो हमें दिखेगा, क्योंकि हमें पता है, हम व्हाइट लाइट में हमने क्या पढ़ा है, विबग्योर होता है। ठीक है, अब विबग्योर में तुम्हें पता है यहाँ से यहाँ जब हम जाते हैं तो लैम्डा बढ़ता है, तो अगर अगर हम समझना चाहे तो ऑक्टाहेड्रल के केस में क्या कर रहा है, वो कम वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो मे बी ये होगा कि ऑक्टाहेड्रल के केस में हमें ये कम वेवलेंथ ऑफ लाइट वाली लाइटें दिखेंगी, और टेट्राहेड्रल में क्योंकि ये ज्यादा वेवलेंथ ऑफ लाइट वाले को एब्जॉर्ब करता है तो हमें मे बी इस तरफ वाली लाइटें दिख सकती है ना। तो ये इसी वजह से क्या करते हैं, भले ही मेटल सेम होगा, लिगेंड सेम होगा, लेकिन वो क्या करेगा, डिफरेंट कलर शो करता है। ठीक है, तो तुम्हें ये बात याद होनी चाहिए, क्या, फर्स्ट इज दिस फॉर्मूला कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी टेट्राहेड्रल की ऑक्टाहेड्रल की कितनी होती है, ऑक्टाहेड्रल के कंपैरिजन टेट्राहेड्रल की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो होती है वो नियरली हाफ होती है, वो मैंने क्वेश्चन के थ्रू तुम्हें दिखा दिया। फिर ये होता है कि ये वाला फॉर्मूला तुम्हें याद होना जरूरी है कि जो भी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है वो वेवलेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो जिसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जितना ज्यादा होगा वो कम वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और जिसका कम होगा वो ज्यादा वाले को एब्जॉर्ब करेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें क्या होगा, डिफरेंट कलर्स दिखेंगे ही दिखेंगे। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 5 समझ आया होगा, इसे तुम लोग क्या करो, कॉपी कर लो। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है,
हम सिक्स्थ का सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। सिक्स्थ क्या बोल रहा है, व्हाई डू कंपाउंड्स हैव सेम ज्योमेट्री बट हैव डिफरेंट मैग्नेटिक मोमेंट। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि क्यों कभी कभी क्या होता है, दो सेम ऐसे कॉम्प्लेक्स होंगे जिनकी ज्योमेट्री सेम होगी लेकिन उनका मैग्नेटिक मोमेंट अलग अलग आ जाता है, ऐसा क्यों, क्यों बताओ। ये है यहाँ पे ये क्वेश्चन। तो हम इसको समझने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक। एग्जांपल क्या है, CO F6 3 माइनस, और एक एग्जांपल लिया हमने CONH3 6 3 प्लस। तो देखो अब हम क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन को इसके थ्रू समझेंगे। तो देखो रीजन क्या होता है, रीजन बहुत सिंपल है। कभी कभी क्या होगा, कंपाउंड्स दिए होंगे उनकी ज्योमेट्री सेम होती है, इन दोनों की ज्योमेट्री क्या है, ऑक्टाहेड्रल है, लेकिन ये दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट अलग अलग निकल के आएगा, ठीक है। तो रीजन क्या होता है, रीजन इसका होता है, रीजन क्या है, नेचर ऑफ लिगेंड। रीजन क्या है, नेचर ऑफ लिगेंड। जब डिफरेंट नेचर ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे तो भले ही ज्योमेट्री सेम होगी लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों, देखो यहाँ पे ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन इज अ वीक फील्ड लिगेंड, है ना। तो वीक फील्ड अगर लिगेंड है तो ये क्या करेगा, वीक फील्ड लिगेंड है तो करता क्या है, उसके लिए हम क्या करेंगे, कोबाल्ट लिख लो। तो हम कोबाल्ट का यहाँ पे क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर लिखते हैं 27 होगा। कैसे लिखोगे, आर्गन 18 4s2 3d कितना हो जाएगा 7, है ना। ये तो बेसिक है कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन तुम्हें लिखना क्या है, कोबाल्ट किसका, कोबाल्ट +3 का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, ठीक है। तो कोबाल्ट +3 का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो ये कैसे लिख जाएगा, आर्गन 18, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दो, एक यहाँ से निकाल दो, तो 3d 6 हो जाएगा, 4s 0 होगा, ठीक है। तो अगर हम इसी को लिखना चाहे, इसी इलेक्ट्रॉन को फिल करें तो 1 2 3 4 5 हो गया और छठा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, सेम बना लो वैसे ही, 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भी आएंगे, 4 5 छठा यहाँ, ठीक। तो अब हमें यही समझना है कि क्यों यहाँ पे लिगेंड ऐसा क्या करता है कि ज्योमेट्री सेम होने के बावजूद भी मैग्नेटिक मोमेंट अलग आ जाता है। तो देखो होता क्या है, यहाँ पे क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है तो वीक फील्ड लिगेंड क्या करता है, नो पेयरिंग। ये यहाँ पे क्या करेगा, कोई पेयरिंग ही नहीं करवाएगा। पेयरिंग नहीं करवाएगा तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4। तो इसका नेचर कैसा होगा, ये पैरा मैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे क्योंकि NH3 इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो ये क्या करा देगा, ये पेयरिंग करवा देता है। अब अगर पेयरिंग करवाएगा तो ये इसके साथ पेयर हो जाएगा, ये इसके साथ पेयर हो जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 0 0 है बेटा, ये 6 मत समझ लेना, ठीक। तो इसी वजह से यहाँ पे भले ही दोनों का ज्योमेट्री क्या होता है, सेम होता है, दोनों का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, कोबाल्ट यहाँ पे क्या करो 6 फ्लोरीन लगा लो। आई होप यहाँ का हिस्सा दिख रहा होगा। तो ये हो जाएगा COF6 3 माइनस का ज्योमेट्री, और सेम ऐसा ही ज्योमेट्री क्या होता है, इसका भी होता है। दोनों की ज्योमेट्री सेम है, ऑक्टाहेड्रल है, लेकिन फिर भी दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट अलग आता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट नेचर ऑफ लिगेंड प्रेजेंट है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो एक वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट तो हम किससे डिसाइड करते हैं बेटा, नंबर ऑफ पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना। और वो हम कैसे देखेंगे, वो कौन करवाता है, वो लिगेंड करवाता है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो पेयरिंग करा देगा तो डायामैग्नेटिक आ जाएगा, और अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमें दिखेंगे ही दिखेंगे, और वो इसी वजह से क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों को क्वेश्चन नंबर 5th और 6th अच्छे से समझ आ गया होगा। तो देखो अब हम क्वेश्चन नंबर 7th को डिस्कस करते हैं। 7th वाले में क्या बोला है, अरेंज द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी नेचर इन द सोल्यूशन। मतलब ये पर्टिकुलर कुछ कॉम्प्लेक्सेस दे रखे हैं और बोला है कि इनको इनके कंडक्टिंग नेचर के हिसाब से अरेंज करो, ठीक है। सबसे ज्यादा किसका कंडक्टिंग नेचर होगा, तो अगर हम मान ले ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, तो हमें यहाँ पे बताना है कंडक्टिंग नेचर। सोल्यूशन में कंडक्टिंग नेचर क्या होगा। तो एक बात बताओ, किसी का कंडक्टिंग नेचर किस चीज पे डिपेंड करता है, कंडक्टिंग नेचर इन सोल्यूशन किस चीज पे डिपेंड करेगा, इन सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस
प्रोड्यूस्ड इन सोल्यूशन, नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड इन सोल्यूशन इस चीज पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ आयन सोल्यूशन में क्रिएट हो रहे हैं या जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। जिसके जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस जिसका जितना ज्यादा होगा उसका क्या होगा, कंडक्टिंग नेचर उतना ज्यादा होगा, उसका कंडक्टिंग नेचर उतना ज्यादा होगा, है ना, यही तो होगा कहानी। अब खुद सोचो यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस कितने जनरेट हो रहे हैं, तो अगर मैं बताऊं यहाँ पे तो क्या हो रहा है ना, देखो यहाँ पे दो, ये 2Cl माइनस के फॉर्म में सोल्यूशन में निकलेगा और ये पूरा कॉम्प्लेक्स एक अलग से निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और 1 3, यहाँ पे टोटल कितना जनरेट हो रहा है 3 आयन, यहाँ पे कितना हो रहा है 3 और 1 ये 4 आयन जनरेट होगा, ठीक है। कैसे क्या है वो सब मैंने अपने वीडियोस में डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 आयन जनरेट होगा और यहाँ पे कोई नहीं आयन जनरेट होगा, नो आयन जनरेटेड, है ना, मतलब ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, है ना। तो जिसमें जितना ज्यादा आयंस उसका नेचर कंडक्टिंग उतना ज्यादा होगा, तो इस हिसाब से सबसे ज्यादा कंडक्टिंग होगा सी, फिर क्या आएगा हमारा डी, फिर क्या आएगा, फिर आएगा हमारा बी और फिर क्या आएगा हमारा ए, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 7 भी तुम लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। 8 में क्या बोल रखा है, why CO+2 is easily oxidized to CO+3 in presence of strong field ligand। अगर कोई strong field ligand होता है तो कोबाल्ट+2 क्यों इजिली अपने आप को कोबाल्ट+3 में चेंज कर लेता है, ठीक है। तो देखो अगर तुम कोबाल्ट+2 को देखोगे ना तो ये क्या होता है, इट इज अ 3D7 स्पीशीज। ये कैसा होता है, ये 3D7 स्पीशीज है। अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है तो मैं फिर से बता देती हूँ। कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, आर्गन 18 होगा, एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है 27, तो कैसे अरेंज करोगे बताओ, 4s2 3d कितना हो जाएगा 7, है ना। अब कोबाल्ट+2 जब लिखोगे तो ये 4s के इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, 4s की तो इलेक्ट्रॉन्स है जो निकलेंगे, तो 4s 0 हो जाएगा, कितने बच गए हमारे पास 3d7, मतलब ओवरऑल इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा, आर्गन 18 क्या हो जाएगा 4s 0 3d7। तो ये इतना डिटेल में मैं बेटा इसलिए बताती हूँ ताकि किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और इतना अच्छे से एक्सप्लेन करने के बावजूद भी तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, ठीक है। इससे पता चलता है तुम लोग कितने ढीठ हो, ठीक। ये सारी मजाक की बातें दिल पे मत लगाया करो। अब देखो क्या है ये, क्योंकि 3D7 स्पीशीज है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में अपने आप को इजीली कोबाल्ट+3 में चेंज कर लेता है, तो ऐसा क्यों। तो देखो अगर तुम 3D7 को अरेंज करोगे, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 हो गए तो 5, ठीक है। अब अगर इसे हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में अगर अरेंज करना चाहे तो ये कैसे अरेंज होगा बताओ, ये T2G है और EG है। हमें पता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है, तो रादर देन इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले में जाए, मतलब EG में मूव करे, वो ज्यादा प्रेफर क्या करता है कि वो पेयर करके पहले T2G को भर ले, फिर अगर उसको और भी इलेक्ट्रॉन्स भरने की नीड हुई तो वो क्या करता है EG में मूव करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए, एक 7वां यहाँ पे इकलौता जाता है, वो भी किसमें, मजबूरी में, ठीक है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बताओ, T2G 6 और EG 0, ठीक, सॉरी EG 1। अब एक बात बताओ, तुम्हें पता है हमेशा से तुम लोग ये पढ़ते आ रहे हो, भले ही तुम लोग को याद ना हो कोई बात नहीं, तुम लोग को ये बात पता है ना कि हाफ फील्ड फुल फील्ड ये हमेशा क्या होता है, स्टेबल होते हैं ना, ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो एक बात बताओ, अगर यहाँ से ये EG से एक इलेक्ट्रॉन भी निकल जाए तो क्या होगा, T2G 6, T2G यहाँ पे क्या होगा, फुल्ली फील्ड का कंडीशन दिख रहा है तुम्हें, T2G का ऑर्बिटल तो पूरा पूरा फील्ड है ना। तो इसी वजह से फॉर ग्रेटर स्टेबिलिटी कोबाल्ट क्या करता है, अपना ये इलेक्ट्रॉन फटाक से लूज कर देता है, अपने हायर एनर्जी के ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन इसको लूज करके अपने आप को कोबाल्ट+3 में चेंज कर लेता है, समझ आया। तो यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे, फॉर ग्रेटर स्टेबिलिटी cobalt easily loses its one electron from higher energy, है ना,
टू फॉर्म कोबाल्ट +3 इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, तो ये समझ आ गया होगा क्वेश्चन। अब अगर समझ आ गया तो फटाक से इसे लिख लो। अब मैं इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 समझाती हूँ। ठीक है, तो पार्ट 2 के लिए सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा में हटा देती हूँ जरा। ये क्वेश्चन नंबर 7 था ना हमारा। अब देखो, ये सोल्यूशन कौन से क्वेश्चन का था? 8th का। सेकंड पार्ट है 8th का। बोला क्या है? अरेंज द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CFSE। ये 3 कॉम्प्लेक्स तुम्हें दे रखा और बोलेंगे कि इनको किसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जितनी ज्यादा है उसको पहले अरेंज करो, जिसकी सबसे कम है उसको लास्ट में अरेंज करो। तो यहाँ पे तुम कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है? तरीका ये है, यहाँ पे हम लिगेंड के नेचर पे ध्यान देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें आंसर किससे मिलेगा? नेचर ऑफ लिगेंड से। ठीक है, क्योंकि तुम लोगों ने पढ़ रखा है जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा उतना ज्यादा क्या करता है? स्प्लिटिंग करवाता है। और जितना ज्यादा स्प्लिटिंग होगा उतना ज्यादा क्या होगा? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगी, है ना। तो इसी बस ऐसे ही हम आंसर निकाल लेंगे। तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड कौन सा होता है? CN-, फिर अमोनिया आएगा, फिर क्या आ जाएगा हमारा? हैलोजन, क्लोरीन। तो इस हिसाब से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी सबसे ज्यादा किसकी होगी? बी की, फिर सी की, फिर ए की। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। बहुत इजी होता है बेटा। अगर तुम्हारा छोटा सब बेसिक कंसेप्ट क्लियर है ना, तो ये सब क्वेश्चन बहुत हलवा होते, तुरंत तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कोई ऐसा यहाँ पे चिक चिक वाली बात नहीं है। ठीक है, बस तुम्हें कंसेप्ट आना चाहिए। अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे आ गए जो कि ये है। और यहाँ पे ना जो कंसेप्ट है वो कोऑर्डिनेशन, मतलब क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन का है, लेकिन कंसेप्ट यहाँ पे डी ब्लॉक का लगेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पूछा गया है कि हमने एक सोल्यूशन लिया है निकल H2O6 2+ का, जो कि हमें कैसा दिख रहा है? ग्रीन कलर का। लेकिन हम अगर निकल CN4 2- का जब सोल्यूशन ले रहे हैं तो वो हमें कलरलेस दिख रहा है। अब ऐसा क्यों? तुम्हें ये समझाना है। तो देखो क्या है, सिंपल है। यहाँ पे पहले लिखो जो पूछा गया है, निकल H2O6 2+। ठीक है, और दूसरा भी यहाँ पे इसके बाजू में लिख लो, निकल CN4 क्या हो जाएगा? 2-। ठीक, लिख लिया तुम लोगों ने। अब तुम लोगों को क्या करना है बताओ? बताओ, सबसे पहले क्या करो? एटॉमिक नंबर लिखो निकल का। कितना होता है एटॉमिक नंबर? 28। 28 का कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे? आर्गन 18, 4s2 3d, कितना हो जाएगा? 8, है ना। अब देखो, निकल का इससे हमें मतलब नहीं है, हमें क्या करना है? निकल +2 लेना है। निकल +2 का कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा? आर्गन 18, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स 4s के निकलेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 3d8, 4s0। दोनों में ही सेम केस है। तो अब हमें क्या करना है? यहाँ पे बोला क्या है कि एक इसका तो हमें कलर दिख रहा है कि ये ग्रीन कलर का है, लेकिन ये हमें कलरलेस क्यों दिख रहा है भाई? ऐसा क्यों? समझाओ हमको, हमें रीजन चाहिए। हमें रीजन नहीं दोगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, है ना। तो देखो ऐसा क्यों होता है। होता क्या है यहाँ पे, अगर हम 3d8 लिखे, यहाँ पे फिल करें इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अगर हम 8 को भरना चाहे तो 3 4 5 6 7 8 हमने भर दिया। हम यहाँ पे भी सेम ही चीज आएगा बेटा। निकल +2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो यहाँ पे भी 3d8 आएगा। चलो हमने ये भी कर दिया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने ये भी भर दिया। चलो अब क्या है देखो, क्योंकि यहाँ पे H2O है एंड H2O इज अ वीक फील्ड लिगेंड, तो हमें पता है कि ये क्या करेगा? ये कोई भी पेयरिंग नहीं कराएगा क्योंकि इसके बस की नहीं है। तो जब यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, है ना। ठीक है, होंगे ना। और अगर हम यहाँ पे आए तो क्योंकि यहाँ पे CN प्रेजेंट है विच इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो वो क्या कर देगा? वो पेयरिंग करा देता है। तो वो क्या कर देगा? पेयरिंग करवा देगा। तो क्योंकि पेयरिंग हो गई है तो यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो जाते हैं। अब एक बात बताओ, तुम लोगों ने पढ़ रखा है डी ब्लॉक में कि कलर शो करने के लिए क्या होना चाहिए? डीडी ट्रांजिशन जरूरी है। ठीक है, वैसे तो मैंने 3 4 बताया था, होमोलुमो, डीडी ट्रांजिशन, पोलराइजेशन
और एक और कोई होता है, लेकिन हमें मतलब क्या है यहाँ पे डी डी ट्रांजिशन से, ठीक है। देखो, तो अगर डी डी ट्रांजिशन कराना है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डी डी ट्रांजिशन होगा, और डी डी ट्रांजिशन होगा तो कलर पक्का दिखेगा। तो अगर तुम इन दोनों पे गौर करो तो यहाँ पे क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, डी डी ट्रांजिशन होगा। अब बिल्कुल डिटेल नहीं बताऊंगी क्योंकि सब मैंने पढ़ा रखा है। तो क्योंकि डी डी ट्रांजिशन होगा तो ये क्या होगा, कलर शो करेगा। समझ आया, कलर शो करेगा। और एक और बात बता दूं, ये ग्रीन कलर शो कर रहा है, इसका मतलब इसने एब्जॉर्ब किया होगा रेड कलर। एब्जॉर्ब कौन सा कलर किया होगा, रेड, और दिख कौन सा रहा है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर, वो ग्रीन कलर दिख रहा है, ठीक है। ये मैंने इसलिए बता दिया है ताकि जिन बच्चों को नहीं पता होगा ना, अब उनको थोड़ा वो होगा, जानने की इच्छा पैदा होगी कि अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो जाके ये वाला वीडियो देखेंगे। समझ आया। और यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ पे कोई सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो यहाँ पे क्या होगा, नो डी डी ट्रांजिशन। यहाँ पे नो डी डी ट्रांजिशन होगा। अब अगर डी डी ट्रांजिशन नहीं होगा तो ये कैसा होगा, कलर लेस होगा। समझ आया। तो आई होप तुम लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। देखो, मैं चाहती तो तुम लोगों को वो बेसिक हाइब्रिडाइजेशन वाले क्वेश्चन करवा सकती थी कि अच्छा ये कॉम्प्लेक्स दे रखा है, बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, फलाना क्या होगा, ढिमकाना क्या होगा, ठीक है। लेकिन मैंने वो क्वेश्चंस इसलिए नहीं कराए हैं क्योंकि वो क्वेश्चंस मैंने जब वीबीटी और वर्नर्स पढ़ाया है तो वो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, वहां पे तुम लोग जाके देख सकते हो, ठीक। बच गए ये सारे क्वेश्चन जो कि क्या मांगते, कंसेप्ट। तो इसी वजह से, ताकि तुम लोग का कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाए, कुछ भी ऐसा कोई, अगर तुम कोई सैंपल खोल के देखो तो तुम्हें कोई ऐसा क्वेश्चन ना दिखे जिसमें तुम्हें डिफिकल्टी हो रही है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने इन क्वेश्चंस को पर्टिकुलरली डिस्कस कर दिया है। बचा जो हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक मूवमेंट और ये सब जो फालतू के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब फालतू नहीं है, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं इनसे 5 मार्क्स में, 3 मार्क्स में क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन वो मैंने अच्छे से पढ़ा दिया है ना बेटा, तो उन्हीं को मैं दोबारा यहाँ पे पढ़ाऊं तो क्या फायदा, तुम्हें एक्स्ट्रा नॉलेज यहाँ, एक्स्ट्रा चीज यहाँ क्या पता चल रही है, कुछ भी नहीं। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे इन क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। मैं क्या करूंगी, अगर होगा तो मैं केस स्टडी के क्वेश्चंस भी यहाँ पे, कुछ केस स्टडी के क्वेश्चंस जब डिस्कस करवाऊंगी एक और वीडियो बना के, तब उसमें मैं वो हाइब्रिडाइजेशन और मैग्नेटिक मोमेंट वाले क्वेश्चन डाल दूंगी, ताकि जिन बच्चों को तसल्ली नहीं हो रही होगी वो उन क्वेश्चन, उस पर्टिकुलर वीडियो को देख के खुश हो जाएंगे, ठीक है। बाकी बात, मैंने तुम लोग को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दे दिया है, जो तुम लोग आराम से समझ के इस चैप्टर को कवर कर सकते हो, और मैंने क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर दिए हैं। तो बस तुम लोगों से एक ही बात है, अगर वीडियो तुम लोगों को अच्छा लगता हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो बेटा, शेयर करो। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो। थैंक यू, बाय।